ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर वाला सीन समझ गया। ओके, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, देयर इज पॉइंट म्यूटेशन होता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन एंड क्रोमोसोम नंबर 11। ठीक है, और होता क्या सिकल सेल एनीमिया में, जो बीटा चेन है ना, बीटा चेन के 6th पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड होता है उसका नाम है ग्लूटामेट। और जब ये ग्लूटामेट रिप्लेस हो जाए वेलिन से, तो अब जो हीमोग्लोबिन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं HbS। ठीक है, एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, ग्लूटामेट, क्या रिप्लेस होकर के क्या आ गया, वेलिन। अब जो हीमोग्लोबिन बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन S। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, ग्लूटामेट होता तो क्या बनता, 2 अल्फा हो जाते, 2 बीटा हो जाते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, HbA, राइट, HbA, जो कि एडल्ट में 95 to 97% हीमोग्लोबिन HbA होता है। HbS इज एबनॉर्मल, है ना, सिकल सेल पेशेंट में HbS देखने मिलता है हमको। ठीक, नेक्स्ट इज 2 अल्फा चेन के साथ में क्या, देखो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू HbA, ये हमारा हीमोग्लोबिन होता है नॉर्मल। ठीक है, यदि 2 अल्फा के साथ में 2 नॉर्मल बीटा जुड़ जाए तो क्या बनेगा, HbA, नॉर्मल पर्सन में होगा, राइट। 2 अल्फा के साथ में यदि एक नॉर्मल बीटा और एक HbS एबनॉर्मल, वन नॉर्मल एंड अनदर इज एबनॉर्मल जुड़ जाए तो क्या बनेगा, Hb अल्फा टू बीटा टू, है ना, नॉर्मल वाला जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, ये तो नॉर्मल है HbA 60%, और यदि S वाला जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, Hb अल्फा टू बीटा टू S। तो इस हीमोग्लोबिन को क्या बोलेंगे, HbS, राइट। ये जो HbS था यही है HbS। ठीक है, 2 अल्फा 2 बीटा S वाले, है ना। तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सिकल सेल ट्रेट। ऐसे पेशेंट में जिसमें HbA भी प्रेजेंट हो, HbS भी प्रेजेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं सिकल सेल ट्रेट। और ये पेशेंट में ज़्यादा क्लिनिकल सिम्टम्स हमें देखने नहीं मिलते। क्यों नहीं देखने मिलते, क्योंकि नॉर्मली 60% HbA होता है इसके पास, तो नॉर्मली इसके सिम्टम्स नहीं दिखते, क्योंकि नॉर्मल हीमोग्लोबिन काम कर रहा है। HbS वाले है लेकिन ये 40% है, 60% वाले काम कर लेते हैं, इसके लिए इतना सीवियर फॉर्म ऑफ सिकल सेल एनीमिया ये नहीं है। बट यदि 2 अल्फा के साथ में दोनों ये वाले जुड़ जाए, सिकल सेल वाले बीटा ग्लोबिन चेन जुड़ जाए तो क्या होगा, देखो Hb अल्फा टू S बीटा S वाला, तो अब क्या बनेगा, HbS बनेगा। अब इस पेशेंट के अंदर नॉर्मल HbA है क्या, नहीं है, तो और HbS क्या नॉर्मली फंक्शन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो 100% रिस्क ऑफ सिकल सेल डिजीज, मतलब इस पेशेंट को 100% सिकल सेल डिजीज है। ओके, सो सिकल सेल ट्रायड में क्या होता है, 60% नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है एंड 40% एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है। बट सिकल सेल डिजीज में 100% एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, अब होता क्या है, ठीक है तो है, होता क्या है, ये जो बीटा 2 वाला जो सिकल सेल वाला जो बीटा ग्लोबिन चेन है ना, जिसमें ग्लूटामेट सब्स्टिट्यूट हो गया है, चेंज हो गया है किसके साथ, वेलिन के साथ में। सो दिस बीटा एस चेन हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये जो बीटा एस चेन है ना, इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है पॉलीमराइजेशन की। ये क्या करता है, सो ऑल द बीटा चेन गेट स्टिक टू ईच अदर, है ना। ये RBC है, नॉर्मल RBC ऐसा होता है, इसके अंदर जितने भी बीटा S वाले जो चेन होंगे ना, एक दूसरे से स्टिक कर जाएंगे, बीटा S वाले चेन। ठीक है, बीटा S वाले चेन एक दूसरे से स्टिक कर जाएंगे, और क्या करते हैं लोग स्टिक करने के बाद में, दिस लीड्स टू चेंज इन शेप ऑफ RBC। इसकी वजह से RBC का सेल का शेप चेंज हो जाता है, एंड शेप चेंज हो गया तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल डिक्रीजेस। अब ये सेल जब स्प्लीन से पास करेगा तो क्या होगा, स्प्लीन में अटक जाएंगे, सो एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा सिकल सेल में। एंड ऑल्सो स्मॉल वेसल्स में जब ये गुजरेंगे ना, ये स्मॉल वेसल्स में जब ये गुजरेंगे तो ये वहाँ से एकदम खुद को एकदम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में वहाँ से निकल नहीं पाएंगे, लोग वहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, जमा होने लगेंगे, तो स्मॉल वेसल में क्या हो जाएंगे, ऑक्लूजन कर देंगे, विच लीड्स टू इस्चेमिया। तो ऑर्गन में इस्चेमिया भी कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स इन इन्फेंट, क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं सिकल सेल एनीमिया के क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। सो इन इन्फेंट, बच्चों के अंदर हेड फुट सिंड्रोम कॉज करता है, क्यों, ड्यू टू इस्चेमिया, है ना। अभी हमने देखा ना, क्या इस्चेमिया कॉज करता है, क्यों, स्मॉल वेसल को ऑक्लूड कर देता है, तो हमारे हाथ और पैर की जो कैपिलरीज होती है छोटी छोटी, वो ऑक्लूड हो जाती है, तो आगे टिश्यू को मिल नहीं पाता अच्छे से, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता,
सो वहाँ पे इस्चीमिया हो जाता है, तो बहुत ही तेज़ी से पेन इन द हैंड्स एंड फुट होता है, इसको बोलते हैं हैंड एंड फुट सिंड्रोम, जो कि कहाँ पे देखने मिलता है हमें, सिकल सेल एनीमिया में। इन पेशेंट इन चाइल्ड हिस्ट्री ऑफ नॉन हीलिंग अल्सर, और कुछ बच्चों में मैं बच्चा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया तो भाई क्या है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर है ना, तो बचपन में से देखी जाएगी, सो इसके लिए चाइल्ड लिखा है यहाँ पे। सो इन चाइल्ड देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ नॉन हीलिंग अल्सर। नॉन हीलिंग अल्सर क्यों, नॉन हीलिंग अल्सर क्यों, क्योंकि चलो घाव लग गया बच्चे को, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब वो घाव तो ठीक हो जाना चाहिए था। नॉन हीलिंग अल्सर क्यों, क्योंकि इस्चीमिया है ना टिश्यू में, ये इस्चीमिया की वजह से टिश्यू को ब्लड नहीं मिलेगा, तो हीलिंग हो पाएगी क्या, नहीं, इसके लिए नॉन हीलिंग अल्सर, ठीक है। और कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं, तो देखो सबसे पहले बोन्स में क्या हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया में अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर देखने मिलता है, औरतों का कोरिलेशन है। फिर स्कल में क्या हो जाता है, क्रियोकट अपीयरेंस, क्यों, क्योंकि देखो क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया में टिश्यू को हाइपोक्सिया हो गया, तो ज़्यादा आरबीसी का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, क्यों, ताकि ज़्यादा टिश्यू को ऑक्सीजन मिल पाए। तो क्या होगा, स्कल में कुछ बोन्स जो है एक्टिवेट होकर के ब्लड के सेल्स बनाने लगते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्रियोकट अपीयरेंस देखने मिलता है। मतलब नॉर्मली स्कल कैसा होना चाहिए, कैल्सीफाइड होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, लेकिन अब क्या है, कैल्सीफाइड है, फिर बीच में कुछ बोन मैरो बन जा रहे हैं जो कि ब्लड सेल्स बनेंगे, फिर कैल्सिफिकेशन है, फिर तो इसको जब स्कल को देखा गया एक्सरे में, तो क्रियोकट अपीयरेंस, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस देखने मिला। तो क्रियोकट अपीयरेंस, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस क्यों, ड्यू टू बोन मैरो हाइपरप्लासिया, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्टिब्रा। वर्टिब्रा में कॉड फिश वर्टिब्रा देखने मिलता है। कॉड फिश वर्टिब्रा बोल दो, चाहे फिश माउथ वर्टिब्रा बोल दो, चाहे एच शेप वर्टिब्रा बोल दो, बात एक ही है। क्या होता है, क्यों, देखो ये वर्टिब्रा है, दोनों वर्टिब्रा के बीच में आर्टरीज होती है, ये आर्टरी यदि ऑक्लूड हो गई तो सबसे पहले अफेक्ट कौन होगा, पेरिफेरल वाला जोन सबसे पहले अफेक्ट होगा। तो ये अफेक्ट होने के बाद में अब वर्टिब्रा कैसे दिखेंगे, ऐसे, ठीक है। तो ये देखो ये फिश दिख रहा है, फिश जैसा दिख रहा है, तो इसके लिए इसको बोलते हैं फिश माउथ वर्टिब्रा, नहीं तो कॉड फिश वर्टिब्रा। फिश माउथ वर्टिब्रा कैसे बोलेंगे, तो देखो ये हो गया पहला वर्टिब्रा, ये हो गया दूसरा वर्टिब्रा, तो ये जो है ना, ये मछली का मुंह है, इसको बोलते हैं फिश माउथ वर्टिब्रा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, वर्टिब्रा के अंदर। फिर ऑस्टियोमाइलाइटिस भी कॉज करता है। सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस इन पेशेंट विद सिकल सेल एनीमिया इज सैल्मोनेला। नहीं तो वैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस का कॉज क्या होता है, सैल्मोनेला, ये वैसे कॉज क्या होता है, स्टेफ ऑरियस होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑर्गन्स, आई में देखो, आई में भी हम लोग पढ़ते हैं, जब ऑफ्था पढ़ रहे थे तो सिकल सेल रेटिनोपैथी भी होता था, सिकल सेल रेटिनोपैथी, राइट। नेक्स्ट इज स्किन में क्या करता है, नॉन हीलिंग अल्सर हमने देख लिया इस्चीमिया की वजह से। पेनिस में क्या करता है, देखो वेन्स के पास में जाके यदि ऑक्लूजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड बाहर जा पाएगा क्या, फ्लो ड्रेन हो पाएगा क्या पेनिस से, नहीं। तो ज़्यादा ब्लड पेनिस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, पेनिस इरेक्ट हो जाएगा। तो पेनिस जब पेशेंट को नहीं चाहिए उस समय भी यदि पेनिस इरेक्ट हो तो उससे पेन होगा ना, बहुत पेन होगा, और क्योंकि ब्लड आ रहा है लेकिन ड्रेन नहीं हो पा रहा, तो इट विल बी वेरी पेनफुल इरेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रियापिज्म, एंड मे डेवलप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, और आगे चल के हो सकता है पेशेंट को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो जाए, ठीक है। किडनी में क्या करेगा, पेपिलरी नेक्रोसिस करेगा, सेम पेपिलरी नेक्रोसिस क्यों, क्योंकि इस्चीमिया है, ठीक है। बिकॉज ऑफ सिकलिंग, और देखो नॉर्मली क्या होता है, पेशेंट जो होते हैं ना, इनमें हमेशा ऐसे सिकलिंग नहीं दिखता। ये सिकलिंग कब दिखता है, व्हेनेवर दे आर इन हाइपोक्सिक स्टेट, व्हेनेवर दे आर डिहाइड्रेटेड, मतलब इनकी बॉडी जब स्ट्रेस में रहेगी ना, तभी इनके सिकल सेल का शेप लेते हैं आरबीसी, ठीक है, वैसे नॉर्मली नहीं लेते, ठीक है। बिकॉज ऑफ सिकलिंग दिस आरबीसी गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम सर्कुलेशन वेरी अर्ली, दिस आर रेजिस्टेंस टू दे आर, देखो क्या होता है, ये वाले जो आरबीसी होते हैं ये जाके स्प्लीन में अटक जाते है ना, ऐसे सब आरबीसी जाके स्प्लीन में अटकते रहते, बार बार अटकते रहते फटाफट, मतलब 120 डेज का इनका लाइफ साइकिल भी नहीं हो पाता, ये लोग मर जाते जल्दी। तो क्या होता है, जब यदि किसी को प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम वाला मलेरिया हो जाए, की वजह से मलेरिया हो जाए, तो ये आरबीसीज इनके एग्स भी कैरी नहीं कर पाते है ना, इनके शिजॉन्स जो होते हैं वो भी कैरी नहीं कर पाते, जब कैरी नहीं कर पाएंगे तो मलेरिया पूरे बॉडी में फैलेगा क्या, नहीं। इसके लिए सिकल सेल पेशेंट में प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होने वाले मलेरिया नहीं होते, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या करेंगे, यदि पेशेंट आया आपके पास तो क्या कैसे डायग्नोसिस करोगे, सबसे पहले उसका ब्लड ले लो, ब्लड लोगे ना तो उसके अंदर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज आएंगे, क्यों,
टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज क्यों आ गए? क्योंकि देखो क्या होता है ना, जो पेशेंट का जो स्प्लीन होता है ना, SPLEEN स्प्लीन, हाँ स्प्लीन होता है, तो स्प्लीन में क्या होता है, स्प्लीन की आर्टरीज जब ऑक्लूड होने लगेगी तो क्या होगा, पहले तो स्प्लीनोमेगाली हो जाएगा, स्प्लीनोमेगाली हो जाएगा। स्प्लीनोमेगाली के बाद में जब टिश्यू को इनफ ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अब स्प्लीन की एट्रोफी होने लगेगी, और एट्रोफी होने के बाद उसमें क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा। फाइब्रोसिस, स्प्लीन में क्या हो गया, फाइब्रोसिस, पूरे स्प्लीन में यदि फाइब्रोसिस हो जाए तो स्प्लीन फंक्शन कर पाएगा क्या, नहीं। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटो स्प्लीनेक्टोमी, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो स्प्लीनेक्टोमी, ठीक है। तो ये होता है कि ऑटो स्प्लीनेक्टोमी मतलब क्या, फाइब्रोसिस हो गया पूरे स्प्लीन में, और स्प्लीन फंक्शनल नहीं है, तो ये सिकल सेल एनीमिया में होता है। और स्प्लीन का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या था, कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म से भी हमें बचाता था। कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म हमें डैमेज नहीं कर पाते थे स्प्लीन की वजह से। अब क्या होगा, इस पेशेंट में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो जब हम लोग ब्लड का इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो टोटल ल्यूकोसाइट TLC का लेवल हमेशा इंक्रीज आएगा बिकॉज ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन, ठीक है, कि वो भी कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म के साथ में। फिर ESR कैसा होगा, डिक्रीज बिकॉज ऑफ इमेच्योर रूले फॉर्मेशन। ESR क्या होता है, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, नॉर्मली जितना होना चाहिए था उससे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिकल सेल है ना, ये अच्छे से रूले फॉर्म नहीं कर पाते, तो रूले फॉर्म नहीं कर पाएंगे तो ESR डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। पेरिफेरल स्मीयर जब हम लोग लेंगे तो उसमें सिकलिंग देखने मिलता है, राइट। और क्या देखने मिलता है, देखो टारगेट सेल्स दिख रहे हैं, इधर दिख रहे हैं टारगेट सेल्स, तो ऐसे टारगेट सेल्स दिखने मिलते हैं। एंड वी ऑल्सो एबल टू सी हॉवेल-जॉली बॉडी। क्यों? ड्यू टू ऑटोस्प्लीनेक्टोमी इमेच्योर RBC इंक्रीजेस। ऑटोस्प्लीनेक्टोमी हो गया, ठीक है, ऑटोस्प्लीनेक्टोमी हो गया। अब स्प्लीन काम कर पाएगा क्या? नहीं। तो ऐसे सारे बोन मैरो में क्या हो रहा है, इरेथ्रोपोइसिस तो हो ही जा रहा है, तो जितने भी इमेच्योर RBC सर्कुलेशन के अंदर आएंगे उनको स्प्लीन तो निकाल नहीं पाएगा, तो उनके लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे। सो इमेच्योर RBCs के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, देयर न्यूक्लियर फ्रैगमेंट। नॉर्मल RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो थोड़े बहुत न्यूक्लियर फ्रैगमेंट देखने मिलते हैं इमेच्योर RBCs के अंदर, उसी को हम लोग बोलते हैं हॉवेल-जॉली बॉडीज, ठीक है। ये ऑटोस्प्लीनेक्टोमी की वजह से देखने मिलता है। नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैसे डिटेक्ट करोगे, क्योंकि एक्चुअल में डिजीज़ किसकी वजह से है, HbS की वजह से है ना। तो एक्चुअल ये सारे टेस्ट करके तो हम लोग बस एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, हाँ, कि इसको और कोई डिजीज़ नहीं है, रूल आउट करने के लिए कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे कि नहीं, राइट। लेकिन एक्चुअल में डायग्नोसिस बनाने के लिए क्या, हीमोग्लोबिन को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि डिफेक्ट उसी में। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, सबसे पहला टेस्ट देखो, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। एनोड की तरफ फटाक से भागता कौन है, HbA जो रहता है, A विल रन टूवर्ड्स एनोड, है ना। और कैथोड के पास में जो रह जाता है वो होता है HbS, ठीक है। सो ये नॉर्मल पेशेंट का ब्लड लिया हमने, तो उसमें क्या देखने मिला हमें, पूरा का पूरा एक जाड़ा सा बैंड देखने मिला, देखो थिक बैंड देखने मिला टूवर्ड्स एनोड, देखो एनोड के साइड में देखने मिल रहा है ना। फिर हमने सिकल सेल ट्रेट वाले पेशेंट को लिया जिसमें HbA भी प्रेजेंट है एंड HbS भी प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, HbA 60% होता है, HbS इज 40%, ठीक है, करेक्शन है। सो अब देखो हीमोग्लोबिन A ये रहा, तो देखो एनोड के पास में, एंड HbS भी प्रेजेंट है, तो देखो ये कैथोड के पास में, राइट। तो ये सिकल सेल ट्रेट में से डबल लाइन देखने मिलता है हमें। लेकिन जिन पेशेंट में सिर्फ सिकल सेल एनीमिया रहता है, जिसमें सिर्फ HbS वाला हीमोग्लोबिन है, तो इसमें क्या देखने मिलेगा हमें, HbS का एक थिक बैंड देखने मिलेगा एंड इट विल बी टूवर्ड्स कैथोड, इट वोंट बी टूवर्ड्स एनोड। देखो ये कैथोड के पास में ना, सो ये इंपॉर्टेंट देखने मिलता है हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी अच्छा क्या है, HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और सबसे बेस्ट कौन सा है, जेनेटिक एनालिसिस कर दोगे तो पता चल जाएगा ना कि कहाँ पे म्यूटेशन है। तो सबसे दिस इज गुड, दिस इज बेटर एंड दिस इज बेस्ट, दिस इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ओके। नेक्स्ट इज और इट इज़ कॉमनली सीन इन अफ्रीकन, ठीक है, अफ्रीकन पेशेंट में जिसमें मलेरिया भी नहीं होगा, सिकलिंग हो जाते हैं पेशेंट में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सिकलिंग इज़ हाइपोक्सिया। देखो हाइपोक्सिया की वजह से सिकलिंग इंक्रीज हो जाएगी। एंड हाइपोक्सिया के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, या तो हाई एल्टीट्यूड पे चला हो गया, बॉडी में स्ट्रेस हो, निमोनिया हो, अनीमिया हो जाए पेशेंट को, ठीक है, ये सारे रीजंस हो गए। ट्रीटमेंट क्या है, देखो
हाइपोक्सिया की वजह से हो रहा है तो ऑक्सीजन दे दो, है ना। ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए तो इसकी वजह से भी हाइपोक्सिया हो सकता है तो IV फ्लूइड्स दे दो। फिर पेशेंट को देखो पेन हो रहा था ना बहुत, हैंड फुट सिंड्रोम में क्या हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था, एनाल्जेसिक्स दे दो, राइट। और ये पेशेंट में क्या दे दो, HbF बढ़ा दो ना यार, HbF फीटल हीमोग्लोबिन बढ़ा दो। कैसे बढ़ाओगे, हाइड्रोक्सी यूरिया एक दवा है जो हमारे बॉडी में HbF का लेवल बढ़ा देती है, ठीक है। एंड लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ट विच इज़ जीन एडिटिंग, जो कि हर जगह नहीं हो पाता, ठीक है। और देखो और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके सिकल सेल एनीमिया में, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन, है ना। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वेलिन एसिड एट β6 पोजीशन हो गया। HbS हैज़ अल्टर्ड सॉल्युबिलिटी, HbS की वजह से क्या हो जाता है, पॉलीमराइजेशन, फिर सिकलिंग, RBC का सेल का शेप चेंज हो जाता है तो सिकलिंग हो जाता है, उसकी वजह से फिर सारी दिक्कतें स्टार्ट हो रही थी। क्लिनिकल फीचर्स देख लिया हमने, पेनफुल क्राइसिस अफेक्टिंग बोन्स, नॉन हीलिंग अल्सर्स ऑन द लेग्स, इंक्रीज इन्फेक्शन, स्प्लीनोमेगाली, लेटर फॉलोड बाय ऑटोस्प्लेनेक्टोमी, राइट। और ऑटोस्प्लेनेक्टोमी हो गया, और गामा गैंडी बॉडीज़ हमें सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में देखने मिलता है। गामा गैंडी बॉडीज़ सिर्फ इसमें देखने नहीं मिलता, और भी बहुत सारे डिजीजेस में देखने मिलता है। कौन कौन से गामा गैंडी बॉडीज़, पहले तो है क्या एक्चुअल में, सो इट इज़ सीन ड्यू टू इंक्रीज कंजेशन इन स्प्लीन, है ना, कॉजिंग स्प्लीनोमेगाली। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, सिकलिंग हो रही थी, सिकलिंग की वजह से स्मॉल आर्टरीज क्या हो रही थी, ऑक्लूड हो जा रही थी। उसके वजह से क्या हो गया, जब यदि आर्टरी ऑक्लूड हो जाएगी तो पीछे से आर्टरी से तो ब्लड आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कंजेशन। जब ब्लड बहुत आएगा तो बाहर की तरफ लीक करेगा तो इट विल कॉज स्प्लीनोमेगाली, है ना, वहाँ पे एडिमा होने की वजह से स्प्लीनोमेगाली देखने मिलेगा। एंड लेटर देयर इज फाइब्रोसिस, जो जहाँ पे भी वो फ्लूइड लीक हुआ है, अब आगे जाके यदि ये ब्लॉकेज हटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, it will lead to fibrosis of spleen and spleen gets shrunken and called autosplenectomy, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ऐसे सारे, ये तो मैं स्प्लीन की बात कर रहा हूँ, और जिन जिन ऑर्गन्स में ऐसा होता होगा, स्प्लीन में ले लो, कहीं और भी ऑर्गन्स में ले लो, तो वहाँ पे हमें गामा गैंडी बॉडीज़ देखने मिलता है। तो कौन कौन से डिजीज़ में गामा गैंडी बॉडीज़ देखने मिलता है, सिकल सेल देख लिया हमने, अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ है ना, अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ में क्या होता है, लीवर का डिजीज़ हो गया तो पोर्टल वेन ड्रेन हो पाएगी क्या, नहीं, तो पोर्टल वेन ड्रेन नहीं हो पाएगी तो पोर्टल वेन में क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा। और पोर्टल वेन में कौन ड्रेन होता है, स्प्लीन के वेसल्स, स्प्लीन के वेन्स ये होते हैं, ड्रेन होते, तो स्प्लीन में बढ़ जाएगा, कंजेशन हो जाएगा, फिर वही यही कहानी, इंक्रीज कंजेशन, फिर फाइब्रोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन देख लिया हमने, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में भी हमें ऑटोस्प्लेनेक्टोमी देखने मिलता है, ठीक है। एंड गामा गैंडी बॉडीज़, ठीक है। सो गामा गैंडी बॉडीज़ ये सारे डिजीजेस में हमको देखने मिलते हैं। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, ये था हमारा पूरा सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट इज़ थैलेसीमिया। सो थैलेसीमिया में दो टाइप्स होते हैं, अल्फ़ा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। ज़्यादा खतरनाक बीटा थैलेसीमिया होता है, ठीक है। अब अल्फ़ा और बीटा है क्या, व्हाट इज़ अल्फ़ा एंड व्हाट इज़ बीटा, अल्फ़ा ग्लोबिन एंड बीटा ग्लोबिन दो चेन्स होते हैं। यदि बीटा ग्लोबिन चेन में डिफेक्ट हो जाए तो बीटा थैलेसीमिया, अल्फ़ा ग्लोबिन चेन में डिफेक्ट हो जाए तो अल्फ़ा थैलेसीमिया। ये सिंपल मोटी सी बात है, ठीक है। थैलेसीमिया एक्चुअल में क्या है, इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड। थैलेसीमिया में क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड। सिकल सेल में क्या होता था, क्वालिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड, ओके। तो देखो होता क्या है, हीमोग्लोबिन होता है हमारे बॉडी में, उसमें अल्फ़ा और बीटा चेन्स होते हैं, ठीक है। अल्फ़ा चेन इज मेड अप ऑफ 4 जीन्स। अल्फ़ा जीन को बनाने के लिए अल्फ़ा चेन को बनाने के लिए 4 जीन लगते हैं, और चारों जीन कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 16। बीटा चेन को बनाने के लिए 2 जीन्स लगते हैं, और दोनों जीन कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है। ये हमने पहले भी देख लिया था। बीटा चेन ना, देखो सिकल सेल एनीमिया में भी क्या था, बीटा चेन में डिफेक्ट था। बीटा चेन के 6th अमाइनो एसिड पे क्या हो रहा था, ग्लूटामेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेलिन से रिप्लेस हो जा रहा था ना। तो और ये बीटा 6 जो बीटा चेन है इसके लिए कोड कौन करता था, क्रोमोसोम नंबर 11, है ना। तो देखो ये भी क्या है, बीटा चेन है, कोड कौन करता है, क्रोमोसोम नंबर 11। हमने ऊपर भी यही देखा था, है ना, बीटा चेन क्रोमोसोम नंबर 11, राइट। सो ये कनेक्शन है, ठीक है, इससे हमें चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी। तो देखो क्या होता है, अल्फ़ा चेन में जब डिफेक्ट होता है ना, अल्फ़ा चेन को कोड कौन करता है, क्रोमोसोम नंबर 16। तो अल्फ़ा चेन जब अल्फ़ा थैलेसीमिया पेशेंट को होता है तो उसमें जीन डिलीशन होता है, ठीक है। जब बीटा चेन में डिफेक्ट होने की वजह से बीटा थैलेसीमिया जब पेशेंट को होता है ना, तो उसमें जीन म्यूटेशन होता है। तो जीन डिलीशन लीड्स टू अल्फ़ा थैलेसीमिया, जीन म्यूटेशन लीड्स टू बीटा थैलेसीमिया, ओके। ये एक सादा सा पॉइंट था, ठीक है। नेक्स्ट इज
बीटा थैलेसीमिया से शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा खतरनाक बीटा थैलेसीमिया ही है ना, तो बीटा थैलेसीमिया से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो देखो बीटा थैलेसीमिया में कितने टाइप्स दे दिए, बीटा थैलेसीमिया मेजर, बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया, बीटा थैलेसीमिया माइनर ना, 3 टाइप्स दे दिए। तो एक्चुअल में क्या है देखो, नॉर्मल बीटा चेन कैसा होता है, ये है नॉर्मल बीटा चेन, हम लोग ऐसे लिखते हैं। बीटा चेन के ऊपर यदि प्लस लिख दिया मतलब क्या, पार्शियल सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन, मतलब कि बीटा चेन नॉर्मली बन रहे लेकिन थोड़े थोड़े, नॉट कम्प्लीटली। बीटा ज़ीरो मतलब क्या है, देयर इज़ नो सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन। बीटा ज़ीरो मतलब बीटा चेन का सिंथेसिस ही नहीं हो रहा है। तो बीटा थैलेसीमिया बहुत, यदि किसी भी पेशेंट में बीटा चेन का सिंथेसिस ही नहीं होगा तो हेमोग्लोबिन नॉर्मल बन पाएगा क्या, नहीं बनेगा, राइट। सो यदि B0 से इंडिकेशन किया जा रहा है, इसका मतलब कि सीवियर फॉर्म ऑफ बीटा थैलेसीमिया, मतलब थैलेसीमिया मेजर हो सकता है पेशेंट को, ठीक, ओके। सो नेक्स्ट इज, वही कंटिन्यू करते हैं बीटा थैलेसीमिया के क्लिनिकल पॉइंट्स। सो बीटा चेन इज डिफेक्टिव and are not released in circulation. Beta chains are defective and are not released in circulation. Alpha chain precipitate